Hello everyone, welcome to Wicked Excel. Myself Dipali and I am your biology educator. कैसे हैं आप सब? बच्चों आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ऑफ द सेम चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अब हम बेटा एंडिंग पे आ चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिया था. ट्रांसलेशन हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है. किस तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, अगर करता है तो कैसे एक्सप्रेस करता है, नहीं तो नहीं ही करता. ठीक है. बेसिकली आज हमें ये पढ़ना है कि जैसे तुम लोग देखते हो ना, हर जगह पे हर जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, कई बार वो सप्रेस, यानी जैसे ऐसे समझो कि एक तो स्विच ऑन हुआ, एक स्विच ऑफ हुआ, बट स्विच ऑन कब होगा यानी जीन एक्सप्रेस कब करेगा, और जीन सप्रेस यानी जीन एक्सप्रेस कब नहीं करेगा. ये दोनों ही चीज़ों को आज हम समझेंगे बाय अ सिस्टम कॉल्ड ओपेरॉन सिस्टम. और इसी के साथ साथ हम लोग एक ये चीज़ भी देखेंगे कि पहला तो अपने ओपेरॉन सिस्टम को देखना है अपन ने, लैक ओपेरॉन, क्योंकि आप लोगों के लैक्टोज का ही है. आज हम लोग लैक ओपेरॉन को देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है और ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था वो किस बेसिस पे था, क्योंकि वो बहुत एक ह्यूज प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है और डीएनए एप्लीकेशन फिंगरप्रिंटिंग जो है उस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है. इसकी हम लोग अभी बात करेंगे. ठीक है. आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लैक ओपेरॉन. लैक ओपेरॉन के साथ हमारे पास आने वाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, करें स्टार्ट. आज थोड़ा सा गला खराब है, कोई बात नहीं. चलो ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला अपना जीन का टॉपिक आता है. जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. कि यार जीन दिखेगा कब मुझे पता लगेगा कि ये एक जीन है, ये मुझे इस टाइम पे शो होना चाहिए, इस टाइम पे सप्रेस होना चाहिए, इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है. अगर जीन अपने आप को ऑफ भी रखेगा तो वो भी चलेगा. कब जीन को दिखना चाहिए, कब जीन को सप्रेस हो जाना चाहिए, इसका हमको एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है. अब पढ़ो इसको. ऑल द जीन्स आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली. सारे जीन कॉन्स्टेंटली की ज़रूरत नहीं है. हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं, सारे जीन की जरूरत नहीं है. हमको जो स्पेसिफिक जीन की जरूरत है वो चालू रखने. द जीन नीडेड ओनली समटाइम्स आर कॉल्ड रेगुलेटरी जीन्स एंड आर मेड टू फंक्शन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. रिमेनिंग नॉन फंक्शनल जीन जो होते हैं एट अदर टाइम्स. काम की चीज कौन सी है? रेगुलेटरी जीन्स. रेगुलेटरी जीन्स भी कब काम करेंगे? जब रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ तब वो चालू बंद होंगे. बाकी कोई अगर काम की नहीं है तो वो हो गया हमारे पास नॉन फंक्शनल जीन. क्लियर? नेक्स्ट. सच रेगुलेटेड जीन देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बी स्विच ऑन एंड ऑफ. पर अब अगर मैं बात करती हूँ इन्हीं रेगुलेटेड जीन, रेगुलेट कर रही हूँ. रेगुलेट करना मतलब तुमने सुना है रेगुलेटर, है ना, जो फैन का होता है ना रेगुलेटर. रेगुलेटर मतलब क्या हो रहा है, तुम कभी भी चाहो तो उसको पंखे की स्पीड बढ़ा सकते हो, कभी भी चाहो पंखे की स्पीड घटा सकते हो, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो. रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना. तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ भी वो यही चीज बोलता है कि रेगुलेटरी जीन्स कौन से होते हैं, विच कैन बी कंट्रोल्ड, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको मैं स्विच ऑन भी कर सकती हूँ, ऑफ भी कर सकती हूँ, दोनों चीजें कर सकती हूँ. ठीक, सिंपल. व्हेन अ पर्टिकुलर फंक्शन नीड्स टू बी बिगिन और स्टॉप. जब जरूरत पड़ी तो ऑन कर लिया, नहीं पड़ी तो ऑफ कर दिया. सिंपल चीज है. अगला लैक ओपेरॉन, लैक लैक्टोज. कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन I and 3 structural gene ZYA. जीन I कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन. अब देखो भाई, लैक ओपेरॉन क्या होता है? लैक्टोज मीडियम. अब तुमको अगर ये पता हो कि लैक्टोज जो होता है ये ब्रेक करेगा, किस पे ब्रेक करता है बेटा? ग्लूकोज गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर ये ब्रेक करता है. अब अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि मुझे ये ग्लूकोज चाहिए, ये ग्लूकोज आप यूज कर सकते हो एनर्जी बनाने के लिए, तो उस टाइम पे लैक्टोज को तो टूटना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा. तो इसीलिए ओके, ग्लूकोज को
लेने चाहिए, अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप लैक्टोज को ब्रेक करो, तभी आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे, यही है ना। तो अब यहाँ यही चीज होती है। तो अभी क्या होता है बच्चे कि अगर आप भी, मैं ना आपको पूरा सिखाऊंगी, देखना ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये जितनी बातें बोल रहा है इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि लैक ओपेरॉन एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस पूरे सिस्टम के लिए ना आपको, जैसे अपन ने उसमें नहीं बनाया था स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर पूरी यूनिट, वैसे यहाँ भी यूनिट है। ये 3 प्रोटीन्स है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है प्रमोटर, ये है इंड्यूसर, ऑपरेटर, प्रमोटर, इंड्यूसर, ऑपरेटर, ठीक है। प्रमोटर स्टार्ट करेगा, अब ये ZYA तीनों प्रोटीन्स, तीनों का काम क्या है, अगर मैं Z का काम पूछूं तो इसको बोला जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। Z को क्या बोला जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक। चलो लिखते जाते हैं, मैं ना जितनी चीजें बोल रही हूँ यहाँ इस क्लाउड में लिखती जा रही हूँ। Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस लैक्टोज एंड इन मोनोमरिक यूनिट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वाई जिसको हम कहते हैं परमीएज, वाई की प्रेजेंस में ही होता है ये काम, परमीएज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा ताकि क्या मिल सके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ताकि क्या मिल सके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करता है। वहीं अगर मैं परमीएज की बात करूं तो परमिशन तो लगेगी, किसी ना किसी की अलाउंस तो लगेगी, ऐसे ही तरह ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज आया तोड़ दिया, नहीं, तो परमीएज परमिशन लगेगी, अलाउंस लगेगी कि हाँ भाई अब तुम जो है ये अपना लैक्टोज को ब्रेक करो और क्या बना दो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्लियर। नेक्स्ट, तो क्या हुआ अपने पास, Y is for permease which increase the permeability of cell, allowance of the cell. Next, A encodes for trans-acetylase जिसका अभी काम इतना ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, इसका काम अभी तक इतना ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, तो इतना याद करने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चल अब हमने ये देखना है, सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया कि जहां लैक्टोज एब्सेंट है, द सिस्टम वेयर लैक्टोज इज एब्सेंट, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, यानी मैंने बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में डाल दिया है जहां पे कहीं से कहीं तक लैक्टोज नहीं, ठीक है। लैक्टोज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कोई भी अलग स्टार्च हो सकता है, पर लैक्टोज नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है ना। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होता है सबसे पहले समझना, ओके। सो इस टाइम पे क्या होगा कि इंड्यूसर जो है ट्रांसक्रिप्ट करेगा और बना देगा mRNA, ये हमारे पास मैसेंजर RNA mRNA बनके तैयार हो गया। mRNA बन जाता है तो फिर क्या बनता है बच्चों, ट्रांसलेशन
प्रोटीन बन जाएगा। पर अभी जो ये प्रोटीन बनेगा ना, ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। सो कौन सा प्रोटीन बना है यहाँ पे, कौन सा प्रोटीन बनेगा यहाँ पे, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा और जाके बाइंड हो जाएगा इस ऑपरेटर के साथ, ठीक है, बाइंड हो जाएगा इस ऑपरेटर के साथ। तो ये गया इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, समझ रहे हो, इसको बंद करने का बेसिकली इसने ट्राई किया। अब जैसे ही इस ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा ये, तो यहाँ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी लैक्टोज जो है वो नहीं ब्रेक होगा इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ऐसे मीडियम में हमको ग्लूकोज यानी बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए बेटा, बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो इसीलिए उसको ग्लूकोज बनाना है, तो वो खुद से अपनी प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो अगर वो ग्लूकोज मतलब अगर मैं कहती हूँ कि वो बिना कोई लैक्टोज वाले मीडियम में है, सुनना ध्यान से, बिना कोई लैक्टोज वाले मीडियम में है, यानी नॉन लैक्टोज मीडियम के अंदर है, यानी अगर मान लो ग्लूकोज के अंदर हम उसको डाल देते हैं, उस टाइम पे क्या होगा कि वहां ग्लूकोज जो है उसके पास ब्रेक ही नहीं हुआ, यानी लैक्टोज अभी लैक ओपेरॉन है, ठीक है। ऐसे अलग अलग ओपेरॉन्स होते हैं, हमको सिर्फ लैक ओपेरॉन ही पढ़ना है, लैक्टोज वाला ओपेरॉन पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ जो बैक्टीरिया जो ये तीन प्रोटीन्स जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहे थे, ये ग्लूकोज जिसको वो काम में ले सकता था बैक्टीरिया, इससे सरवाइव कर सकता था, इससे एनर्जी ले सकता था, अब नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि आगे जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर के साथ, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ZYA प्रोटीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और जब ZYA प्रोटीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम पे हमको ये दिखता है कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ये जब कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो फिर उसके बाद उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। पर वहीं अगर मैं ये चीज़ बोल देती हूँ, यहाँ जहाँ ग्लूकोज लैक्टोज एब्सेंट था उस मीडियम की कहानी ये है। अब बात करते हैं जहाँ लैक्टोज प्रेजेंट हो। When प्रेजेंट इन मीडियम, जैसे कि कौन हो सकता है, मिल्क, पूरी यूनिट, पूरी ये पूरा यूनिट है, अब देखो वापस ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना, mRNA बनाएगा प्रोटीन। पर इस बार ये जो प्रोटीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है, ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है। रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है इसका मतलब क्या ये अपने ऑपरेटर से बाइंड होगा, नहीं होगा। तो क्या ये तीनों एक्सप्रेस होंगे, यस होंगे। तो ये तीनों उस टाइम पे जब प्रेजेंट है लैक्टोज का मीडियम, यानी ऑन है लैक ओपेरॉन, ऑन है सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे ऑफ है सिस्टम, ठीक है, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन हो गया। अब जैसे ही स्विच ऑन हो गया उस टाइम पे क्या होगा बच्चे, यहाँ ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा, जैसे ही लैक्टोज को ब्रेक करेगा तो वो बना देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो उसने देखा कि भाई यार यहाँ तो लैकोपेरॉन मतलब लैक्टोज की प्रेजेंस है, जहाँ लैक्टोज की प्रेजेंस है तो वहाँ तो हमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना ही चाहिए, और जहाँ उसको ग्लूकोज मिल गया अब ये ग्लूकोज जो है बैक्टीरिया यूज कर लेगा अपने सर्वाइवल के लिए, और बेचारा हमारा बैक्टीरिया खुश होके जी रहा है। तो जब मिल्क, जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो मिल्क क्या है, जहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है,
कैसे कर सकता है? उस टाइम पे वो अपने जीन को इनिशिएट कर देगा, रेगुलेट कर देगा, चला देगा। और जहाँ लैक्टोज नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, वो अपने जीन की जो मशीनरी है उसको बंद कर देगा। सो बेसिकली हुआ क्या कि आप इस मशीनरी को कभी भी चालू कर सकते हो, कभी भी इस मशीनरी को बंद कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सराउंडिंग। अगर आपके सराउंडिंग में लैक्टोज है, मस्त आराम से अगर आप जीना चाहते हो तो लैक्टोज प्रेजेंट वाले में आप जी सकते हो, ठीक है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट हुआ तो उस टाइम पे मशीनरी ऑन रहेगी, अगर लैक्टोज एब्सेंट रहा तो उस टाइम पे मशीनरी ऑफ रहेगी। तो बड़ा ही सिंपल सा है ये, हमारे पास लैक ओपेरॉन होता है। चल अब इसको रीड करते हैं। अब बोलता है लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, so it is called inducer. Regulation of lac operon by repressor is referred as a negative regulation. ये आ गया ना negative regulation, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर। अगर इसको रिप्रेसर कंट्रोल कर रहा है तो ये नेगेटिव रेगुलेशन हो जाएगा, यानी ऑफ वाला सिस्टम हो जाएगा। ये ऑफ वाला सिस्टम है, ठीक है, ये स्विच ऑफ है। फिर इस टाइम पे क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। अगर मान लीजिए लैक ओपेरॉन में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहा, लैक्टोज प्रेजेंट रहा, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया जो होगा वो अपनी मशीनरी चालू रखेगा, उसको ग्लूकोज मिलता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। पर अगर मैं बात कर देती हूँ जब ऑफ हो जाएगा सिस्टम, ऑफ हो जाना सिस्टम यानी तुम्हारे डीएनए के अंदर जीन है जो कि एक्सप्रेस कर भी सकते हैं, रिप्रेस भी हो सकते हैं। यानी तुम्हारे बॉडी के अंदर जो जीन है, तुम्हारे डीएनए के अंदर जो जीन है वो दिख भी सकते हैं, टाइम आने पे दिखेंगे ना यार, हर समय नाच करने का क्या फायदा है। समझ के देखो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है ही नहीं तो यहाँ पे अगर लैक्टोज हो मतलब है ही नहीं तो अब ZYA का जब कुछ काम ही नहीं है तो क्यों मेरा फालतू वो किसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे किसी को, क्योंकि काम क्या है उसका कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है, ये तो वो कर ही नहीं पाएंगे ना, समझ रहे हो, ये तो वो चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसने क्या करवा दिया इस टाइम पे, ऑफ। तो मशीनरी यानी जीन अपने आप का एक्सप्रेशन ऑफ करवा देता है, वो दिखता नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, वो ऑफ है, वो शांति से बैठा है। पर जैसे ही वहां पे अगर मैं बात करती हूँ कि वहां पे एकदम से कौन आ जाता है, लैक्टोज प्रेजेंट मीडियम, यानी मस्त लैक्टोज प्रेजेंट है सराउंडिंग में। जब सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट है उस टाइम पे बैक्टीरिया भी बोलेगा भाई फिर मैं ही क्यों बलिदान दूं, मुझे भी चाहिए, फिर अगर लैक्टोज है तो मुझे एनर्जी दो, और एनर्जी कैसे दोगे, बाय ग्लूकोज, और ग्लूकोज से एनर्जी अगर मिलेगी तो फिर लैक्टोज को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे लैक्टोज को, तो चलाओ। अब यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी, जब ऑपरेटर पे बाइंड ही नहीं होगा और रिप्रेसर प्रोटीन भी नहीं बना तो उस टाइम पे क्या होगा, तीनों ही प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे, तीनों ही प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे। जब तीनों ही प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे तो हमको क्या चीज मिल जाएगी, देखने को मिलेगा बेटा, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता हुआ। क्लियर है? चलिए ये डायग्राम है, देखो तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, विजिबल है, क्लियर है, दिख रहा है ये? ओके, सो इस पे क्या किया अभी, ये आपका पूरा सिस्टम, पूरा आपका बाइंडिंग यूनिट है, इसके साथ अभी देखो रिप्रेसर बन चुका है, यहाँ रिप्रेसर mRNA, रिप्रेसर मतलब छुप जाएगा, छुप क्या जाएगा, ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और ऑपरेटर को भी नहीं दिखने देगा। सो ये प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टिंग द ओपेरॉन। अब ये प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होने देता, जिसके कारण ये तीनों प्रोटीन्स नॉट एक्सप्रेस्ड। जब तीनों एक्सप्रेस ही नहीं होंगे फिर उसके बाद अगला देखो, अगला प्रोसेस आ जाता है जहां पे रिप्रेसर mRNA है, पर इस बार इनएक्टिव रिप्रेसर बना है, यानी इंड्यूसर के प्रेजेंस में। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट मीडियम, जहां लैक्टोज भर भर के है तो लैक्टोज इसका इंड्यूसर है, लैक्टोज की प्रेजेंस में ही तो ये काम चल रहा है, तो लैक्टोज एक तरीके से इंड्यूसर का काम करता है। और फिर क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। आगे जाके क्या हो रहा है, ये तीनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये तीनों प्रोटीन जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं।
जब तीनों प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उस टाइम पे हमको दिखता है कि भाई यहाँ पे आराम से, बहुत आराम से परमीज की प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। सिंपल, ठीक है, इजी है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, व्हाट इज इंड्यूसर? ये नया शब्द नहीं है बच्चे, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंड्यूसर इज नथिंग बट द लैक्टोज पॉजिटिव या प्रेजेंट मीडियम। जहां पे अगर तुम बात करते हो जैसे मिल्क है, मिल्क लैक्टोज प्रेजेंट मीडियम है तो इंड्यूसर की तरह काम करेगा, शुरू करवाने में एक्टिविटी को काम करेगा, ठीक है, उसको हम इंड्यूसर बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। क्या था, क्यों था, बेसिकली क्या अप्रोच थी इसकी, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है ये समझने की। अब जितनी चीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा थ्योरी पे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों इतना फेमस और क्या चीज बोलता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये चीज बोलता है कि यार मतलब उसको बेसिकली कंडक्ट करवाने का ये मेथड, ये वे था कि यार मेरे को ये देखना है कि क्या सारे जीन जितने जो डीएनए पे, अगर मैं बोल रही हूँ जीन प्रेजेंट है, तो क्या मैं वो जीन को पढ़ सकती हूँ, क्या मैं वो जीन को देख सकती हूँ। यार ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो जीन को मुझे पढ़ना है जो उस डीएनए पे, हम कहते हैं ना डीएनए के, ये डीएनए है, इसका कुछ एक हिस्सा, ये इतना सा इस जीन, मुझे इस जीन को पढ़ना है, इस जीन की स्टडी करनी है। तो इस छोटे छोटे हिस्सों की स्टडी करनी है। अब ये तो मैंने एक बनाया है, ऐसे तो बहुत सारे हैं ना। तो ये जीन की अगर मेरे को स्टडी करनी है तो उसके लिए एक सिस्टम ही बना दिया गया। उस सिस्टम का नाम क्या दिया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कि भाई ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन के जीन को पढ़ेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है नहीं, ये ह्यूज स्केल पे बना था और ये मैसिव प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मैसिव प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बेटा ये। So Human Genome Project was launched in 1990. Find out the complete DNA sequence of a human genome using genetic engineering techniques. सारी genetic engineering techniques को use करके ये चीज देखी गई। And bioinformatics to isolate and clone the DNA segment. कि भाई जैसा DNA है वैसा का वैसा अगर मुझे एक और DNA दिख जाए, एक और अगर मैं इसका DNA कॉपी बना दूंगी तो उसमें भी जीन होंगे, उसी जीन को हमको पढ़ना है। सिंपल। नेक्स्ट, एंड डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, कि भाई डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसे होती है, ये चीज भी देखनी है। प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये यूएस डिपार्टमेंट, यूएस पे सबसे पहली अप्रोच यूएस ने की थी इसको कंप्लीट करने की। Method involved two major approaches. First, identifying all the genes that expressed as RNA, called expressed sequence tags. हुआ क्या कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन से जीन दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो अपने आप को दिखा रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस्ड जीन, वो हो जाएंगे एक्सप्रेस्ड जीन। एक्सप्रेस्ड जीन मतलब जो अपने आप को दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसे जीन हो जाएंगे बेटा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTs हमने इनको नाम दिया। Second, the sequencing of all the set of genome that contain all the coding and non-coding sequence are called sequence annotations. तो sequence annotation क्या है, जिसमें दोनों ही चीजें हैं, मतलब जो important part है यानी जो coding वाला part है वो भी है, और जो non-coding वाला part है यानी जो सिर्फ packing वाला part है वो भी है। So दोनों ही तरीके के जो DNA के parts हैं उनको हमको देखना है। पहले हमको किसको देखना है, जो जीन दिख रहे हैं, जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, पहले उनको देखो, फिर किनको देखो, फिर उनको देखो कि भाई अब जो जीन बच चुके हैं उनको देखा जाए। ये चीज अपने को करनी है। नेक्स्ट, गोल क्या था, सबसे पहला तो ये था कि भाई आइडेंटिफाई करना है मुझे सारे ही जीन को। अब कितने जीन हो सकते हैं, अगर हम अंदाजा भी लगा के देखें तो यार 2.2 मीटर का अपना पूरा DNA है, उस हिसाब से 20,000 25,000 अपने जितने भी जीन है वो अप्रोक्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
Determine the sequence of 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर कि भाई ये ह्यूमन डीएनए बनाए। अब समझ रहे हो मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये थे वो, यही चीजें थी कि भाई 3 बिलियन बेस पेयर पढ़ना है उसको। 3 बिलियन बेस पेयर पढ़ना मतलब इट इज ऑन ह्यूज स्केल। ठीक, नेक्स्ट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। वो चाहते थे कि यार हर इंसान की जितने जेनेटिक सीक्वेंसिंग है उसको हम स्टोर कर लें एज अ डाटाबेस, हमारे पास रहे वो एज अ स्टोरेज, तो वो स्टोरेज करना। इम्प्रूव्ड टूल फॉर डाटा एनालिसिस कि भाई अब अगर मान लो किसी को स्टोरेज करनी है तो स्टोरेज के लिए क्या नेसेसरी है? टूल्स होना जरूरी है ना। टूल्स तो होने चाहिए जिसके कारण वो स्टोर कर सके। सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी के टूल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें बहुत खर्चा था। ठीक है, और ये जमाना है 1990s का, है ना। तो 90s वाले जमाने में ये टूल्स भी इतने ही महंगे थे, तो उनको लेना। ट्रांसफर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अदर सेक्टर्स to address the legal, ethical and social issues that arise due to this project। कि भाई अब हर इंसान सपोर्ट नहीं करता है, तो जितने भी नेगेटिव्स आए, जितने भी टर्नआउट्स आए, उन सबको कैरी आउट करते हुए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना वाज अ मैसिव इवेंट। तो उस पे वो चीज करने के लिए उनको बहुत ज्यादा ये इवेंट जो है थोड़ा बड़ा हो गया था, प्रोलॉन्ग हो गया था। The human genome contains 3164.7 million nucleotide bases। 3 million, अभी बोला था ना 3 million के approx। So the average gene consists of 3000 bases, but sizes are greatly largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। इतनी ज्यादा डिटेल बेटा आप लोगों की नहीं आएगी, तुम लोगों के जितनी चीजें हैं वो ये वाली हैं, है ना। ये कुछ साइलेंट फीचर्स है, बट इतनी ज्यादा चीजें मतलब इट्स वेरी रेयर कि वो पूछे, बट हाँ अब है तो अपने को एनसीईआरटी से याद करना पड़ेगा। सो जितनी चीजें हैं हम याद करके जाएंगे, बट अब क्योंकि टर्मिनोलॉजीज है तो जल्दी से याद हो तो नहीं जाएंगी, लिख लिख के याद करो, जितना लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हम क्या बोलते हैं, जब डीएनए पैकिंग के टाइम पे भी मैं ये चीज बोलती हूँ कि नॉन हिस्टोन पार्ट जो है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू द हिस्टोन और द इम्पोर्टेंट पार्ट। जीन के अंदर भी वही है, जीन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उससे ज्यादा उसके अंदर कचरा भरा है, उसको हटाना, रिपीटेड सीक्वेंसेस को हटाना और एक ऐसी चीज देखना कि यार ये अलग है, ये अलग है। तुम्हें पता है अपना डीएनए जो है वो 99.9% सब में सेम है। इट्स ओनली 0.1% जो तुम्हें मुझसे अलग बनाता है या मुझे किसी और से अलग बनाता है। तब तुम सोच के देखो, ये 0.1 के चेंजेस पे हमारी इतनी शक्ल बदल गई, हमारा पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। बट अगर ये भी सेम होता तो, और मतलब इतनी सी चीज से अलग थी, अगर थोड़ा और डिफरेंट हो जाता, 0.2 हो जाता तो कितना चेंजेस हो जाता, समझ रहे हो। तो यानी हुआ क्या, 99.9% सब में सेम होता है डीएनए, फर्क आता है 0.1% का। ये है जो हम सबको एक दूसरे से अलग करता है, बाकी सब में पूरा डीएनए सेम है। ठीक है, ह्यूमन स्पीशी बदल देना। मैम मैं तो बंदर से कैलकुलेट कर रहा था, बंदर क्रोकोडाइल से कर रहा था, ऐसे मत यार, स्पीशी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर 99.9% सब में सेम डीएनए चल रहा है। सो इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर भी जो जीन सीक्वेंस था हमारा, उसके अंदर भी काफी सारी सिमिलैरिटीज थी देखी गई, और काफी सारी ऐसी चीजें थी जिसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनाता। तो हमको वो चीज पढ़नी थी जो जो काम की चीज है, जो यूजफुल चीज है, उसको हमको निकालने का था। Next, repeated sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100, sometimes thousands times। रिपीटेड सीक्वेंस है तो बच्चे 100 बार भी रिपीट हो सकती है, 1000 बार भी रिपीट हो सकती है, मर्जी उसकी। ठीक, नेक्स्ट, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन 2968
एंड वाई हैज फ्यूएस्ट, वाई एक्स वाई जो होता है ना, तो मेल्स के अंदर वाई में सबसे कम जीन पाए गए। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम 1 की, तो इसमें सबसे ज्यादा जीन होते हैं। कितने होते हैं? 2968। Next, scientists have identified upon about 1.4 million locations where single base DNA differences, जिनको हम कहते हैं SNPs, single nucleotide polymorphism, occur in human। तो क्या देखा साइंटिस्ट ने कि 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी है एक सिंगल बेस डीएनए के अंदर जो कि हमको डिफरेंसेस दिखाती है। यानी 1.4 लोकेशंस, 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी है जो डिफरेंसेस दिखाएंगी। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मेथडोलॉजी कंप्लीट होती है। मेथडोलॉजी को पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट है, यानी हम ना जो डीएनए पढ़ सकते हैं वो किस तरीके से और क्या चीज होता है एक्चुअल में उसमें। सो बेसिकली हमारी सेल जो होती है हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए। ये mRNA का फायदा ये होता है कि इस mRNA से अब मैं क्या बनाऊंगी बेटा, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब अगर तुमको याद हो कि हम जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आरएनए से डीएनए बना रही हूँ, मैं उल्टा काम कर रही हूँ, तो इसमें मुझे काम आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो उल्टा काम कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या काम कर रहा है? एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहा है, जिसको हम cDNA भी बोलते हैं। तो ये cDNA का फॉर्मेशन करता है। अब ये cDNA क्या काम करता है देखो। अब होगा क्या, अब होता क्या है कि ये cDNA जो बन चुका है हमारे पास, हमको ये देखना है कि भाई क्या ये मेन डीएनए और cDNA सेम है, क्योंकि हमने अलग अलग चीजों का यूज किया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मेन डीएनए को देखेंगे। मेन डीएनए का एक सेगमेंट इस cDNA के साथ कंबाइन करेंगे। लेट्स से cDNA का ये सीक्वेंस है, ये मैंने जीन्स बनाए जो प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ मेन डीएनए जिसमें अभी इंट्रॉन्स अलग नहीं है। अब क्या होगा, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स अलग होंगे। और ये कितना बन जाएगा लेंथ में, यार कितना बन जाएगा ये लेंथ में, जितना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था। यानी हमने क्या देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जितना हमने नॉर्मल डीएनए हमारा जो आइसोलेट किया था हमने, वो भी बन चुका है। अब ये देखो, ये समझ में आ रहा है हमने क्या किया, एमआरएनए से सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट्री डीआरएनए बनाया है। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने क्या करवाया बेटा, हम क्या करवा देते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के थ्रू, ये जो हमारा डीएनए है, जो एक्चुअल डीएनए है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ मैच करवाते हैं। ठीक है, इस डीएनए से इंट्रॉन स्प्लाइसिंग करवाई बेसिक। अब इसको, ये जो हाइब्रिडाइज बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया है, हाइब्रिडाइज, हाइब्रिड। इसको अब हम या तो YAC यानी यीस्ट के अंदर डालते हैं, या फिर हम इसको किस में डालते हैं, BAC बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। या तो हम इसको यीस्ट में डालेंगे या फिर हम इसको बैक्टीरिया में डालेंगे। और अब जो हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे। इस डीएनए को अब हम आइसोलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास मेथडोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम डीएनए का आइसोलेशन कर सकते हैं बहुत आराम से। क्लियर? चलो अब अगला आता है हमारे पास टॉपिक, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी
इसका तुम लोगों ने नाम बहुत सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि जब भी कोई क्राइम सीन होता है, जब भी कोई मर्डर सीन होता है, तो उसमें ये लोग है ना डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं कि भाई जहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है, जहाँ मुझे पता लग गया कि यार जैसे ना कोई भी अगर क्राइम सीन देखो तो वो जिसके हाथ में चाकू होगा है, वो तो चाकू का सैंपल लेंगे और उस सैंपल के थ्रू वो जो भी सस्पेक्ट है कि भाई मेरे को 2 लोगों पे शक है, ठीक है, उन दोनों लोगों का डीएनए जो है वो आइसोलेट किया जाएगा। ठीक, सिंपल भाषा में पहले समझाती हूँ मैं हो क्या रहा है कि एक मर्डर सीन हुआ, ठीक, उसके अंदर मान लो मर्डरर ने जो है विक्टिम को चाकू से मारा, ठीक, 2 लोगों पे हमको शक है कि यार यही दोनों मर्डरर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो चाकू है जिसपे डीएनए, ऑब्वियसली डीएनए फिंगरप्रिंट किससे भी आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट सलाइवा से आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट हेयर फॉलिकल से आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट ये जो अपना फिंगरप्रिंट है ये प्रिंट से भी बन सकता है। सो हमने उसको चाकू को, ऑब्वियस सी बात है उसने पकड़ा तो होगा ही, तो हमने उस चाकू से उसको, उसके प्रिंट्स को हमने ट्रैक कर लिया। जैसे ही हम उसके प्रिंट्स को ट्रेस करते हैं, अब हमको पता करना है कि ये दोनों सस्पेक्ट में से एक्चुअल में किसने जो है मर्डर किया है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। हमने एक तो उस जगह का हमने पूरा डीएनए आइसोलेट कर लिया है और एक हमने किसका कर लिया है, दोनों ही सस्पेक्ट्स का डीएनए आइसोलेट कर लिया है। जब हम सस्पेक्ट्स का डीएनए आइसोलेट करेंगे उस टाइम पे हम ये चीज भी देखेंगे कि यार ये जो डीएनए हमारे पास आ चुका है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने ये बायोटेक में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे, है ना, अब पढ़ोगे, मे भी अभी बाद में आएगा ये, या पहले अगर जिन्होंने पढ़ लिया है क्या, काफी बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया होगा, काफी बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ लेना अभी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब उसमें होता ही यही है कि हमको क्या करने का रहेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एक एंजाइम रहता है जिसके थ्रू आप डीएनए के कुछ एक सीक्वेंस को कट कर सकते हो। उस सीक्वेंस को कट करते ही आपको क्या करना है, उसको बड़ा करके पढ़ना है कि भाई ये इस डीएनए से मैच कर रहा है कि नहीं। तो जो तुमने वहां साइट से, लोकेशन से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तुम्हें वो देखना है कि वो दोनों में से किसके साथ वो डीएनए मैच कर रहा है, सैंपल के साथ वो मैच कर रहा है, और इसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक है, चल अब इसको पढ़ते हैं। अच्छा, जिसके सस्पेक्ट के साथ तुम मैच कर रहे हो उसको हम बोलते हैं प्रोब, और तुम्हें उससे डीएनए जो है वो मैच करना है। सो सैटेलाइट डीएनए रीजन्स आर स्ट्रेच ऑफ रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए होता है, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग जहां दिख गई ना, वो जगह को हमको लेना है, ठीक है। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस यानी ATCG, ATCG, ये रिपीटेड सीक्वेंस है। एक जगह होगी जहां ये रिपीट में चल रही है एक ही चीज, है ना, एक जगह होगी जहां ये रिपीट में चलेगी चीज, which do not code for any specific protein. These non-coding sequence form a major chunk of DNA profile of human. अब ये क्योंकि मैंने क्या बताया कि 99% डीएनए सब में सेम होता है, बचा 0.1% जो अलग हो सकता है। तो ये जो 99.9% है ये तो सेम है ना सबके अंदर, तो ये जो सेम है उसमें कुछ रिपीटिव सीक्वेंसिंग होगी और इस सीक्वेंसिंग को पढ़ा जाएगा। सो दे डिपिक्ट अ हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये जो 0.1 है, इस ये पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट करता है, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, बाकी 99.1 सेम है, पूरा सेम है, ठीक है। तो हम सब इंसान तो है ही, हम सभी के पास 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आंख 2 कान यही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है, किसी का नाक तीखा होता है, किसी का जो फेस है वो राउंड होता है, किसी का ओवल होता है, किसी का स्क्वायर होता है, यही तो डिफरेंसेस है। तो ये 0.1 में काउंट हो जाता है, ठीक है। बाकी जितनी सिमिलैरिटीज है ह्यूमन की वो 99.9 में है। चलो अगला। So they depict high level of polymorphism and are the basis of DNA fingerprint. This genes show a high level of polymorphism in all the kind of tissue as a result, which they are to be proved to be very useful for forensic studies. अब हमको इसी सीक्वेंस को, ये जो हमारे पास रिपीटेटिव सीक्वेंस आई है, हमें इसी को पढ़ना है और इसको पढ़ के हम सस्पेक्ट का पता कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज होता है कि भाई उनको देखना होता है कि यार किस तरीके से हम ये चीज देख लें कि कोई अगर क्राइम सीन है उसमें
मर्डर सीन है उसमें, तो हम जितने क्राइम सीन्स हैं उनके अंदर ये चीज का पता कर सकते हैं कि यहाँ जो डीएनए है, फिंगरप्रिंट है, वो किस तरीके से लिया जा सके। नेक्स्ट, any piece of DNA sample found at crime scene can be analyzed the level of polymorphism in non-coding repetitive sequence. So यही सीक्वेंस को देखा जाएगा और ये सीक्वेंस जिसके साथ मैच कर गया, ठीक है, तुमने यहाँ से जो जहाँ जिस एरिना के अंदर पूरा का पूरा मर्डर क्रिएट हुआ था, तुमने वहां से एक डीएनए लिया, ठीक है, जो डीएनए सैंपल तुमको मिला, और फिर उसको तुमने मैच किया, उसकी रिपीटिव सीक्वेंस को तुमने मैच किया किसके साथ, जो दो सस्पेक्ट तुमने खड़े किए हैं। क्लियर है? तो जो दो सस्पेक्ट तुमने खड़े किए उसके साथ वो जो अरीना में मिला था उस एरिया वाले डीएनए को तुमने मैच किया, तो उस रिपीटिव सीक्वेंस को ही तो मैच कर रहे हो, वो रिपीटिव सीक्वेंस जिसके अंदर प्रेजेंट रहा तो बस वही हो जाएगा अपना सस्पेक्ट कि भाई यही है जो मर्डरर है। After the DNA profile is traced, it becomes easier to find the criminal by performing DNA fingerprinting for the suspects. Apart from the crime scene, fingerprinting application also prove useful in finding the parents of an unclaimed baby by conducting the paternity test on the DNA sample from the baby. अब ये भी चीज होती है, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कई बार मना कर देते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है ही नहीं मैं इसको जानता नहीं, ये किसका बच्चा है। सो उसको प्रूव करने के लिए कि भाई आप ही का बच्चा है या जिसका भी है, तो वो पैटर्निटी प्रूफ जो होता है उसके लिए भी डीएनए आइसोलेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सो समटाइम्स व्हेन द पेरेंट्स डिनाई कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस टाइम पे भी ये पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराओ, सुना होगा ना तुमने ड्रामास के अंदर कि भाई इसका डीएनए टेस्ट कराओ, देखते हैं किसका बच्चा है। तो डीएनए टेस्ट क्या हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट क्या हो गया कि भाई उसके अंदर वैसे ही रिपीटिव सीक्वेंस आना चाहिए, उस 0.1 के अंदर जो चेंजेस हैं वो नहीं, पर उनके अंदर वैसा ही रिपीटिव सीक्वेंस आना चाहिए जैसा उसके पेरेंट्स के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए मॉडल है ये सेमी कंजर्वेटिव है, याद कर लो वॉटसन एंड क्रिक, है ना। एक हिस्सा इसका जो है ये पेरेंट जैसा है, एक हिस्सा जो इसका है वो नया बना है, तो ये पेरेंट वाला जो हिस्सा है ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिखाएगा पेरेंट से, है ना। तो इसीलिए तभी हम पता कर सकते हैं बाय डी, क्योंकि क्या है, डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, F. Jeffries developed this technique by the use of satellite DNAs and known as variable number of tandem repeats, VNTRs. VNTRs जो है ये ऐसी रिपीटिव यूनिट्स है, ये रिपीटिव यूनिट्स है, ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है एज अ प्रोब, जिसको प्रोब की तरह यूज किया जाता है बिकॉज इट शोज द हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका यूज किया जाता है, सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है, वीएनटीआरस का यूज किया जाता है ताकि हम एक नया डीएनए को एक्सट्रैक्ट मतलब बेसिकली हम डीएनए को चेक कर सके। सो किया क्या जाएगा, क्या प्रोसेसेस है, एक फ्लो चार्ट पे समझना। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको आइसोलेट करो। सबसे पहले जो एरिया जहां पे क्राइम सीन है आइसोलेट किया जाए डीएनए, उस एरिया का भी, दोनों सस्पेक्ट्स का भी, ठीक है, आइसोलेट किया। फिर डाइजेस्ट द डीएनए, डाइजेस्ट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोला मैंने, एक कट लगा दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम तुम सुनोगे, ये बायोलॉजी सिजर्स है, ठीक है, एक कट लगा दिया जाता है, वो रिपीटेड सीक्वेंस चाहिए हमको तो वहां कट लगा दो, तो एक एक सेगमेंट चाहिए हमको, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने वो सेगमेंट कलेक्ट किया दोनों का ही, मिस्ट्री एरिया का भी, मतलब वहां जो हमको ब्लड सैंपल मिला हो, चाहे जिसके भी कारण, हम बेसिक डीएनए सीक्वेंस बोल रही हूँ मैं, तो वहां से हमको एक जो डीएनए सीक्वेंस मिला उसका, और जो दोनों सस्पेक्ट है उनका डीएनए सैंपल हमने लिया। फिर उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को डाइजेस्ट कराया, उस सेगमेंट को कट कर दिया, सेपरेट द डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट एज पर द फ्रेगमेंट साइज बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या प्रोसेस होता है बेटा, कि एक शीट जो होती है उसके ऊपर बेसिकली फ्रेगमेंट्स को रख दिया जाता है या उनको रखवाया जाता है, पूरा लेबोरेटरी प्रोसेस है ये, ठीक है। हाँ,
द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स ऑन टू सिंथेसाइज द मेम्ब्रेन्स लाइक नायलॉन, नायलॉन की शीट होती है उस पे सेगमेंट्स को रखवाया जाता है। हाइब्रिडाइजिंग द फ्रेगमेंट्स यूजिंग द लेबल VNTR प्रोब्स, अब उसके अंदर रेडियो एक्टिव्स डाले जाएंगे। उसको आइसोलेट करवाने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लो कलर भी बदल गया है ना, लेट्स से कि जैसे मर्डरर है ना, ओके मैं क्राइम सीन वाले को रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मेरे पास दो सस्पेक्ट है, ग्रीन और ब्लू, ये दो सस्पेक्ट है मेरे पास। सबसे पहले क्या किया मैंने, इनका डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया। उसके बाद में क्या देखती हूँ, यहाँ पे VNTRs की प्रेजेंस में मुझे कुछ सीक्वेंसेस दिखे जो मुझे काफी हद तक इसके जैसे से दिखे, जबकि इसमें कैसा VNTR का सीक्वेंस था, यहाँ पे कलर शो हो गया, कलर शो हो गया, ये ब्लॉटिंग के कारण होता है, ठीक है। ये जो कलर शो हुआ है ना, ये येलो कलर और ये भी येलो कलर, तो इसका मतलब ये दोनों सेम डीएनए को बिलोंग करते हैं। मतलब इसका मतलब सस्पेक्ट पे जो क्राइम था वो किसने किया था, ग्रीन वाले ने किया था, ए ने किया था, ठीक है। चलो, एनालाइजिंग द हाइब्रिड फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, तो पूरा ऑटो रेडियोग्राफी है, पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी मतलब क्या हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी मतलब होता है कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा ना, ये पूरा प्रोसेस आपका ये ऐसा सॉरी, ये पूरा प्रोसेस जो आपका रहेगा ना, ये पूरा प्रोसेस इस तरीके का रहता है जिसके अंदर आप ये देखोगे कि भाई ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, तो इस पे कलर भी दिखेगा और इस पे ऐसा कलर दिखेगा जो कि सस्पेक्ट का पता कर सकता है। सो जहां VNTRs जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ भी दिखा रहे हैं, यहाँ भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये इसका डीएनए ही है, जबकि यहाँ वो उस VNTR में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ मैचिंग नहीं दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, तो इसका मतलब या तो सस्पेक्ट ए होगा या सस्पेक्ट बी होगा। तो अब इससे हमको पता लग जाता है कि क्राइम सीन पे जो प्रेजेंट था वो कौन था, ए। क्लियर? Okay. As discussed earlier, the techniques of fingerprinting is used for DNA analysis, for forensic test, paternity test. Apart from these two fields, it is also used for determining the frequency of a particular gene in the population, which give rise to diversity. भाई हर बार मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, साइंस को भी तो यूज करना है, तो वहां भी डीएनए का यूज होता है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज एज द ट्रेस रोल इन चेंज ऑफ इवोल्यूशन। भाई पुराने टाइम के डीएनए या जो इवोल्यूशन हुआ है उससे पहले का डीएनए, अब का डीएनए हमको चेक करना होता है, ठीक है। हम नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो यूज करते हैं इसी टेक्निक को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स को भी यूज करते हैं, और उससे हम अभी तक जितना फोरेंसिक साइंस में आगे बढ़े हैं वो इसी चीज से बढ़े हैं कि भाई हमको ये चीज समझ में आ गई कि अच्छा पहले के टाइम पे इस तरीके का होता था मॉडल, अब इस तरीके का मॉडल होने लग गया। तो दीज डिफरेंसेस जहां हमको पता लग गया कि ये चेंजेस हुए हैं, चेंजेस का तो पता लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, हम पहले के जमाने में आदि मानव, कुछ तो अलग होगा, वही 0.1 में ही कुछ अलग होगा, 99 तो सेम ही है ना, 0.1 में ही कुछ अलग होगा। फिर अभी कैसे इवॉल्व हुआ, तो ये जो एक साइंस है कि भाई पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, फिर आगे कैसा होगा न जाने, किसी ने देखा अभी तक नहीं है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, इस कन्वर्जन को देखने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी 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 यूजफुल एप्लीकेशन। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट हमारा यही टॉपिक था जो बाकी था। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा याद करने का है, आई नो, बट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा याद करके देखना, मेथोडोलॉजी बहुत आसान है। तो मैसिव प्रोजेक्ट था ये, यूएस ने बनाया था और 1990 में हुआ था। क्या क्या है, बस थोड़े बहुत टर्म्स आपको याद करने का रहेगा, ज्यादा नहीं है। जो मैंने अभी पॉइंट्स दिखाए थे ना वो याद कर लो, तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी ऐसे पॉइंट्स लिखा हुआ है, कई बार ना गोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, उसको ध्यान रखना। बाकी नीट के अंदर ये यूजुअली यूनिट्स पूछ लेता है कि यार ये एचडीपी जो है वो किस टाइम पे आया था, किसने किया था, तो एक दो चीजें पूछ लेता है।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमने डीएनए सीक्वेंसिंग भी देख लिया। लैक ओपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।